हेलो जय हिंद दोस्तों। मैंने बोला था ना कि जब भी आऊंगा गर्दा मचा के जाऊंगा और देखते देखते ही वीडियो तैयार हो जाएगा, अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में जो गद और पद पूछे जाते हैं 10 नंबर का, उसे रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा टेक्निक और ऐसा तरीका लेके आया हूं कि यूट्यूब पे छान मार के देख लेना, नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको चाहे गद हो या पद हो, दो ठो दिया जाता है और दो में से कोई एक तो 100% फंसेगा, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं। जो मैं बताऊंगा बस ध्यान से अगर आप उसे समझ लिए, इस वीडियो को बाद मात्र केवल आधा से 1 घंटा केवल फोकस कर लेना, जैसे बताऊंगा उसके हिसाब से आपका गद और पद तैयार हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात जान लो कि चाहे गद हो या पद हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कोड नंबर KH का एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कि गद्यांश का है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो यही वाला गद दोनों उठा करके पूछ दिया है। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे कि जो गद्यांश का एक पैराग्राफ दिया जाता है वो कौन सा है, किसका है और कौन सा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किसे हमें तैयार करके जाना है। तो पहले आप जान लो कि गद तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। गद में देखो दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, एक व्याख्या और एक संदर्भ। बाकी 3 और क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। ठीक है, 2-2 नंबर के, कितने नंबर के, 2-2 नंबर के, जिसमें से व्याख्या और संदर्भ दो चीज फिक्स रहता है, चाहे कोई भी गद दे। तो 3 क्वेश्चन कहां से रहेगा, जो आपको पैराग्राफ दिया रहता है उसी पैराग्राफ में से ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसे भी रटने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी मुसीबत की बात आती है कि क्या कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैराग्राफ किसका है, इसका लेखक कौन सा है, इसका शीर्षक क्या है, कैसे पता चलेगा। तो अब वो तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे बड़ी चीज क्या है कि गद्यांश में बहुत सारे गद आपके दिए गए हैं, तो बहुत सारा गद नहीं तैयार करना है, मात्र केवल 4 तैयार करना है, जो मैं बताऊंगा। पहला आपका दिख रहा है शीर्षक, यानी गद्यांश भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता 2025 के कोड नंबर KH में जो पूछा गया है, एच के में, ये दोनों पैराग्राफ ही भाषा और आधुनिकता पे है। कैसे मुझे पता चला, ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से समझो। भाषा और आधुनिकता में आपको करना क्या है, पूरी कहानी अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लाया हूं। ठीक है, बस आपको यह जानना है कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। भाषा और आधुनिकता में जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, उन्होंने क्या बताया है, तो जानो। भाषा और आधुनिकता में गद के लेखक भाषा और बदलते समय के संबंध को स्पष्ट किया है। ठीक है, जैसे 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 आधुनिक जमाना आता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे भाषा में भी कोई नयापन आने लगता है। समझ रहे हो, भाषा में भी कोई नयापन आने लगता है, भाषा में भी कुछ बदलाव आता है, भाषा में भी कुछ नवीनीकरण आता है। समझ आई मेरी बातें, उसके बारे में बता रहा है। फिर भी कह रहा है ये लेखक, फिर भी अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपनी भाषा के कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। इस चैप्टर में बात हो रही है, इस पद में, इस गद में बात हो रही है दोस्तों, यहां पे सीधे सीधे कि भाषा और आधुनिकता गद में लेखक के भाषा और बदलते संबंध से स्पष्ट किया गया है। लेखक के अनुसार बताया जा रहा है कि आधुनिकता का अर्थ अपनी संस्कृति परंपरा को त्याग देना नहीं है। आधुनिकता का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप कितने भी आधुनिक हो जाओ, अपनी संस्कृति को त्याग दोगे, अपने माता पिता का पैर छूना बंद कर दोगे, अपने माता पिता को इज्जत से बोलना बंद कर दोगे, अपने माता पिता को ब्रो ऐसे बोलोगे, नहीं ना। हमारी संस्कृति सबसे बेहतर है, आप जान लो, ये बात जान लो, जो हमारी संस्कृति में सभी का, बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। समझ रहे हो, तो यहां पे बात यह कही जा रही है कि बदलते दौर में जो आधुनिक जमाना है, क्या आधुनिक जमाने का मतलब यह होता है क्या कि संस्कृति परंपरा को त्याग दिया ना, नहीं, बल्कि समय के अनुसार विचारों, अभिव्यक्ति में परिवर्तन लाना है। समय के साथ विचारों में परिवर्तन आए, अभिव्यक्ति में परिवर्तन आए, लेकिन अपनी संस्कृति में कोई परिवर्तन ना आए, अपना संस्कार न भूले। समझ रहे हो। फिर आगे कहता है कि भाषा समाज का दर्पण होता है, भाषा समाज का दर्पण होता है, इसलिए जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाता है, भाषा भी विकसित होती जाती है, भाषा भी विकसित होती जाती है। लेखक कहता है कि विज्ञान, तकनीक, नए ज्ञान को अपनाने के लिए भाषा में कुछ नए शब्द जरूर जोड़े जाते हैं। भाई अगर आप भाषा जो आपका है, जैसे अगर 100 साल पीछे चले जाओ, तो अभी कोई पूछे संधारित्र, उस समय 100 साल पीछे कोई बोले संधारित्र, विद्युत धारा, तो नहीं ना समझ पाएंगे, ये नए नए शब्द जुड़े ना। आधुनिक जमाने में कुछ नए नए टेक्निक, नए नए शब्द आए, अगर कोई पूछे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो उस जमाने के लोग जान जाएंगे, नहीं ना। तो नए शब्द जुड़े विज्ञान के साथ साथ, लेकिन संस्कृति नहीं भूली, भाषा का संस्कार नहीं भूला। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि नए शब्दों का समावेश आवश्यक है। यदि भाषा में परिवर्तन स्वीकार नहीं करोगे तो वह प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगा। भाषा में थोड़ी बहुत परिवर्तन अगर नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर देगा। ये
बताना चाह रहा है सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता में। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ समझते जाओ, फिर बताता हूँ व्याख्या कैसे लिखा जाता है, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एकदम ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, समय दो, बेहतर सीख के जाओगे, ठीक है, नहीं तो अलग से रटना पड़ जाएगा, ध्यान से समझना। तो इस पूरे गद में कोई पूछे भाषा और आधुनिकता के पूरे इस गद में किस बारे में बात हो रही है, तो शायद तुम्हारे नस में फिट हो गया होगा ये बात कि चाहे कितना भी आधुनिक हो जाओ, बदलती परिवेश, बदलते ज्ञान और विज्ञान के जमाने में हमें अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को, अपनी भाषा का महत्व रखना है और अपनी भाषा में नवीनीकरण लाना है, लेकिन संस्कार को भूल के नहीं। ये बात इसमें सुंदर रेड्डी कह रहे हैं। समझ आया? आगे अगर थोड़ा सा पढ़ो तो देखो पूरी गद को मैं एक छोटे से शब्दों में समेट दिया हूं। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना जो शब्द मैंने लिखा है, ठीक है। फिर आगे बोला जाता है साथ ही वे मातृभाषा का सम्मान और उसको समृद्ध विकास पर भी बदल देते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि अपनी भाषा में नवीनीकरण लाना जरूरी है, इसलिए मातृभाषा का सम्मान भी होना चाहिए और समृद्ध विकास पर बल देना चाहिए, यानी मातृभाषा जो है उसका सम्मान कहीं न खोने पाए। नया करने के चक्कर में अपनी भाषा का सम्मान नहीं भूलना चाहिए, ये बात यहां पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस गद में संतुलित आधुनिकता और भाषा के नियंत्रण विकास का संदेश दिया गया है। यहाँ पे संतुलित आधुनिकता और भाषा के नियंत्रण पर विकास का संदेश दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? यानी कुल मिलाकर के आपको जब भी इस तरह के पेपर में पैराग्राफ देगा तो याद रखना, अगर रमणीयता, नूतनता, नवीनीकरण, विज्ञान, आधुनिक, इस तरह जैसे शब्दों का प्रयोग अगर होता हुआ दिखे, भाषा जैसे शब्दों का प्रयोग होता हुआ दिखे, तो समझ लेना मेरे भाई कि आपका क्या है, भाषा और आधुनिकता है, ठीक है। और उसके लेखक कौन है? सुंदर रेड्डी है। उसके लेखक क्या है? सुंदर रेड्डी है। बताओ समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे यही चीज दिया है ना, यहाँ पे अथवा वाला देखो तो क्या नवीकरण वाला दिया है? नवीकरण कहाँ है? नवीकरण, ठीक है, तो इसे तुरंत पकड़ लोगे, नवीकरण दिया तुरंत पकड़ लोगे, नवीकरण से तुरंत पकड़ लोगे कि क्या है, ये हमारा भाषा और आधुनिकता वाला पैराग्राफ है। तो चलो शीर्षक तो पता चल जाएगा, 100% क्लियर हुआ, लेखक ये है। अब रही बात व्याख्या, तो व्याख्या क्या है? यहाँ पे जो लिखा हुआ पैराग्राफ होगा उसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना ही क्या कहलाता है? व्याख्या। और ये बात मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, कोई पहली बार कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि मान लो किसी को मैंने एक तमाचा मार दिया, ठीक है, तो उसे देख करके किसी ने कहा अरे सर ने एक तमाचा मार दिया, ये छोटी सी शब्द हुई, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो कहोगे अरे बाप रे बाप, सर एकदम गुस्सा आ गए थे, सर की आंखें लाल लाल हो गई थी और उसने जो गलती किया था उसके गाल पे खींच के तमाचा सर ने मारा और उसके गाल पे 5 उंगली उपट गया, गाल लाल हो गया, उस लड़के की आंखों में आंसू आ गई और एकदम वो डरा सहमा सा था। एक छोटी सी चीज को कितना बड़ा बना दिया गया। तो बड़ा बना के लिखना ही व्याख्या कहलाता है, अपने शब्दों में बना करके लिखना व्याख्या कहलाता है। संदर्भ तो पता ही है, समझ आए मेरी बातें? संदर्भ तो आपको पता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा और आधुनिकता से ली गई है, इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। समझ आई मेरी बातें? तो ये वाला काम खत्म हो गया, अब अगले पे चलते हैं। अगला आपको तैयार करना है निंदा रस, अगला तैयार करना है निंदा रस। निंदा रस क्या है? यहाँ झूठ बोलने वाले चोट्टों की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चोट्टे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, झूठ को सच बनाने की कोशिश बहुत करते हैं, समझ रहे हो? आपके अगल बगल भी बहुत ऐसे होंगे जो केवल झूठ बोलते हैं और लाज भी नहीं लगता सालों को, कितनों झूठ बोलेंगे और झूठ इतनी सफाई से बोलेंगे, इतनी सफाई से बोलेंगे कि उनके ऊपर तरस आएगा कि नहीं यार ये तो बेचारा सच बोल रहा है। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि एक लड़का या लड़की मोहब्बत करते दौरान किसी से पकड़ा गया कि उससे भी बात कर रहा था, उससे भी बात कर रहा था, या फिर उससे भी बात कर रही थी, उससे भी बात कर रही थी, लेकिन फिर भी झूठ कैसे बोला जाता है? नहीं सोना, नहीं बाबू, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। मतलब समझो कि झूठ भी कितने सफाई से आंखों में आंसू रख करके बोला जाता है। तो यहाँ पे एक हास्य के रूप में और व्यंग के रूप में यहाँ बातें कही गई झूठ बोलने वालों के ऊपर, ठीक है। निंदा रस में किसकी निंदा की गई है? निंदा रस में किसकी निंदा की गई है? झूठ बोलने वालों की। तो यहाँ पे देखो इसमें एक्चुअली में है क्या? निंदा रस गद में लेखक ने व्यंग के माध्यम से समाज के उन लोगों को चित्रण किया है जो आदतन झूठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करने में आनंद अनुभव करते हैं, जैसे दूसरों की बुराई करके आनंद अनुभव करते हैं। जैसे होगा आपके घर बगल में बहुत सारे आंटियां लोग होंगे, हमारे घर के अगल बगल तो बहुत सारे आंटियां हैं। जानती हो वो तुम्हारा ऐसे कह रही थी, नहीं सुनी थी? हाय रे तुमको तो ऐसे ऐसे बोल रही थी। ऐसे ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे और वो आनंद लेंगे झगड़ा भिड़वा करके, समझ रहे हो, दूसरे की बुराई करके। तो कहने का मतलब
इस निंदा रस में बात हो रही है झूठ की, किसकी? झूठ की और निंदा की। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, ठीक है। तो याद रखना, निंदा करने के में आनंद अनुभव करते हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग बिना किसी विशेष उद्देश्य के भी झूठ बोलते हैं। उनको झूठ बोलने में मजा आता है, झूठ बोलने में मजा आता है, ठीक है। झूठ बोलते हैं, विशेष उद्देश्य के झूठ बोलते हैं, ठीक है। झूठ बोलना उनकी स्वाभाविक आदत बन जाती है। जैसे नहीं होता किसी की झूठ बोलने की आदत हो जाती है, नहीं कहते अरे यार तेरे झूठ बोलने की दिन भर आदत है क्या यार? कभी कभी आप भी बोलते होगे इस तरह से, कोई झूठ बोलता होगा तो। इसलिए वे हर बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। इसलिए वे हर बात को क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। दूसरों की कमियों को खोजने और उन्हें फैलाने में रुचि लगाते हैं। आप कभी भी देखोगे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्या कहते हैं, दूसरे की कमी को चार कोठा गोठिया देंगे, उसको भी बो देंगे, उसको भी बो देंगे, उसको हर जगह बो के आ जाएंगे, क्यों ऐसे कर रहा था, वो ऐसा है वैसा है। समझ रहे हो? तो ऐसे भी पीठ पीछे झूठ बोलने वाले, फैलाने वाले बहुत होते हैं। लेखक इस प्रवृत्ति पे हास्यपूर्ण ढंग से प्रहार करते हुए समझाते हैं कि यह आदत समाज में गलत फहमी और अविश्वास पैदा करती है। इस तरह की आदतें समाज में गलत फहमी और अविश्वास पैदा करती है, ठीक है। इस गद्य के माध्यम से लेखक ने निंदा और मिथ्यावादी की प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग किया है। तीखा व्यंग यानी तीखा वार किया है। समझ आई मेरी बातें? तो इसमें ज्यादातर शब्द क्या मिलेगा आपको, समझ आ गया होगा। यहाँ व्यंग जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, निंदा जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, झूठ जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। समझ आई मेरी बातें? झूठ जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, याद रखना। झूठ जैसे शब्दों का प्रयोग है, मिथ्यावादी जैसे शब्दों का, अविश्वास जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो तुरंत समझ लेना कि बात निंदा रस की हो रही है। और इसे लिखा किसने है? हरिशंकर परसाई ने। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो दो प्रश्न तो फिक्स हो गया। दो प्रश्न, पहला व्याख्या, दूसरा संदर्भ। व्याख्या बढ़ा चढ़ा के लिखना, जो पैराग्राफ दिया होगा उसी को पढ़ के, और संदर्भ तो बता ही दिया। समझ आई मेरी बातें? और तीन जो प्रश्न होंगे वो जो पैराग्राफ होगा उन्हीं में से होगा, पढ़ोगे तो तुरंत एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भरोसा रखो अपने भाई पे, ठीक है। यहां तक समझ आएगा। जैसे अभी आपको गद में मजा दिला रहा हूं वैसे पद में भी आएगा, चिंता मत करिए, बस साथ देते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अब आता है तीसरा जो आप करोगे, अशोक का फूल तैयार करोगे। तीसरे में किसको तैयार करोगे? अशोक के फूल। अब अशोक का फूल का मतलब यहाँ फूल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। डार्लिंग आई लव यू, ठीक है। यहाँ फूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फूल, जो अशोक का फूल है उसकी किसी के साथ कंपैरिजन करके यहाँ पे बातें बताई गई है, ठीक है। इसका लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान से समझिए, अशोक के फूल में क्या बात की गई है। अशोक के फूल गद में लेखक ने अशोक वृक्ष और उसके फूलों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, मानवीय संवेदनाओं का वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का वर्णन किया है। यहाँ पे बताता है लेखक बताता है कि अशोक का वृक्ष वसंत ऋतु में फूलों से भर जाता है। अशोक का फूल क्या होता है? वसंत ऋतु में फूलों से भर जाता है, परंतु उसके नाम के विपरीत उसे देखकर उनके मन में उदासी उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे हो? परंतु उसके नाम के विपरीत उसे देख करके उदासी उत्पन्न हो जाती है। वे कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों के जीवन की भविष्यवाणी करते हैं और उनके सुख दुख का अनुमान लगाते हैं, परंतु वे स्वयं को ही नहीं देख पाते हैं। जैसे बहुत लोग नहीं होता है कि दूसरों के सुख दुख का आनंद लगाते कि ऐसा है, इसके जीवन में तो ऐसा होगा, फलाने ऐसे हैं, ऐसा कर रहे हैं इसलिए आगे जाके ऐसा होगा, यानी भविष्यवाणी करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ, परंतु स्वयं को नहीं देखते, परंतु स्वयं के गिरिबान में नहीं झांकते। लेखक अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए बताते हैं कि उनकी उदासी का वास्तविक कारण उनके भारतीय की संवेदनशीलता है, और इस गद में प्रकृति, संस्कृति, आत्मचिंतन का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। समझ रहे हो? तो इसमें जब भी आपको संस्कृति, आत्मचिंतन, प्रकृति और अशोक का वृक्ष, फूल, भारतीय संस्कृति, संवेदना, ऐसे जैसे शब्दों का प्रयोग होता हुआ नजर आए, समझ आए मेरी बातें? तो तुरंत समझ लेना अशोक के फूल की बात हो रही है, कंपैरिजन होता हुआ नजर आए तो, ठीक है। और इसे लिखा कितने हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। तो कर लोगे, दो प्रश्न फिक्स हो गया, व्याख्या और संदर्भ, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ इन्हीं दोनों से बनेगा। व्याख्या जो पैराग्राफ दिया रहेगा उसी को बढ़ा चढ़ा करके अपने शब्दों में लिखना है, रटो मत, रटोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, ठीक है।
यहां तक क्लियर हुआ? और 3 क्वेश्चन उसी में से बना के देगा। चौथा आखिरी जो आप तैयार करोगे, राष्ट्र का स्वरूप तैयार करोगे। राष्ट्र के स्वरूप 2026 में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो राष्ट्र के स्वरूप में क्या, आपको कैसे पहचानोगे, पैराग्राफ दे देगा। तो राष्ट्र के स्वरूप में याद रखना, राष्ट्र के स्वरूप में पहले ये जान लो मोटा मोटी तौर पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, ताकि आप अपने से बना करके लिखो। कुछ जानकारी होगी तभी आप बढ़िया प्रेजेंट कर पाओगे, समझ रहे हो? तो बना के लिखने का भी सही तरीका होता है। तो राष्ट्र का स्वरूप गद्य में लेखक बताते हैं, राष्ट्र के स्वरूप में गद्य में लेखक बताते हैं कि राष्ट्र केवल भूमि या राजनीतिक सीमाओं का नाम नहीं है। राष्ट्र केवल भूमि या फिर राजनीतिक सीमाओं का केवल नाम नहीं है। राष्ट्र उस भूभाग पर रहने वाले लोगों की साझा संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, भावनाओं से बनता है। राष्ट्र हमेशा याद रखिएगा, संस्कृति, सभ्यता, उनकी भावनाओं से बनता है। वहां के लोगों की एकता, एकजुटता, अखंडता से बनता है राष्ट्र, समझ रहे हो? तब राष्ट्र की भावना पनपती है। तो यहाँ पे राष्ट्र की भावना की बात की जा रही, यानी एक राष्ट्र है क्या, राष्ट्र का सही अर्थ क्या है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जो गलत फहमी है कि हमारे पास इतनी भूमि है, इतनी जमीन है, ये मेरा राष्ट्र है, ठीक है, ये नहीं है। भूमि के प्रति प्यार, संवेदना, ये राष्ट्र है। अपने समाज के प्रति जागरूक रहना, ये राष्ट्र है। तो यहाँ पे वही बातें बताई जा रही हैं, ध्यान से देखो। तो लेखक के अनुसार जब लोगों के भीतर एकता, आत्मीयता, देश के प्रति श्रद्धा, अभी जस्ट मैंने यही बात बोला, ठीक है, देश के प्रति श्रद्धा, तभी सच्चे अर्थों में आप राष्ट्र का निर्माण कर पाओगे, समझ रहे हो? राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी क्या है? एकता जरूरी है, लोगों के भीतर एकता जरूरी है, आत्मीयता जरूरी है, देश के प्रति श्रद्धा जरूरी है, समझ रहे हो? तब एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो पाता है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्र की शक्ति उसकी जनता के चरित्र, नैतिकता, कर्तव्य पालन में निहित होती है। अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? जनता का चरित्र सही होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, एक नैतिक मूल्यों के बारे में वो जाने कि हमारा नैतिक मूल्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा नैतिक मूल्य यानी हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक है, जिम्मेदारी क्या है हमारी, ठीक है, तब राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। तो इस गद्य में राष्ट्रीय एकता, संस्कृति, गौरव, कर्तव्य बोध पर विशेष जोर दिया गया है। तो जहां तक उम्मीद है कि जब भी आपको राष्ट्र का स्वरूप आएगा तो 100% पहचान जाओगे, यहाँ राष्ट्र की ही बात होगी। ज्यादातर आपको यहाँ पे राष्ट्र शब्द 100% देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? राष्ट्र शब्द जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एकता, अखंडता, भूमि शब्द भी बहुत मिलेगा, भूमि 100% देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? धरती, भूमि, समझ रहे हो? इन सब जैसे शब्दों का जिक्र होगा तो समझ लेना राष्ट्र का स्वरूप है। अब बताओ, समझ आया? फिर से रिपीट कर दो, भूमि जैसे शब्दों का, राष्ट्र जैसे शब्दों का जिक्र होगा तो राष्ट्र स्वरूप, ठीक है। जब आपका अशोक का फूल किसी वृक्ष से कंपैरिजन हो रहा है, फूलों से कंपैरिजन हो रहा है, तो अशोक का फूल। निंदा रस में झूठ की बात ज्यादातर होगी, व्यंग्य की बात ज्यादातर होगी, ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। भाषा और आधुनिकता में इन सारे शब्दों का बहुत ज्यादा जिक्र होगा। अब बताओ, ईमानदारी से समझ आया? यहाँ तक आपको समझ आया या नहीं? दिल से ईमानदारी से बताइए। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो अब आती है बारी किसकी? पद की बात। अब बारी आती है पदांश की। अब जो मैं पद बताने वाला हूं ना, उनमें से 100% आएगा और समझा के बताऊंगा कैसे तैयार करना है, ऐसा ही रटाऊंगा नहीं, ठीक है। पद को मैं डिजिटल बोर्ड पे ना समझा करके आपको टेबल पे समझाता हूं ताकि अच्छे से फील हो सके, समझ आ सके। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं पददांश की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, पद आपका दो 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 मिला करके 10 नंबर का आएगा, जिसमें 2 प्रश्न मैं पहले ही बता दिया, एक आपका व्याख्या वाला होगा और एक आपका संदर्भ वाला होगा। संदर्भ और व्याख्या तो आपको बता ही दिया किस तरह करना है। इसमें व्याख्या आप बना के नहीं लिख पाओगे, इसको जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान से समझो, और कौन कौन सा पद इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूं। सबसे पहले आप जान लो, पद बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको पवन दूतिका पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? पवन दूतिका पे फोकस करना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। कैसे पहचानना है सब कुछ तरीका बता रहा हूं, पहले जान लो, ठीक है ना। पहले आपको इंपॉर्टेंट दिखा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। पवन दूतिका का ए वाला आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ नीचे आपको दिख रहा है, जाते जाते अगर पथ के कालांत कोई दिखावे, ये वाला किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये देख सकते हो 2025 के कोड नंबर HK में पूछा भी गया है।
ये 2024 में आया, 2025 में नहीं पूछा गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2026 में पूछा जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2026 में पूछा जाएगा दोस्तों। एक और मजेदार बात बताता हूँ कि देखो यहाँ पे कॉपी पिला के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जितना बेहतर फील यहाँ पे कर पाओगे अभी टेबल पे इसको पद को खास करके, उतना आप बोर्ड पे नहीं कर पाते, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि इसको ध्यान देना है, ठीक ना। मतलब कि पवन दूतिका से एक भी आपको पद नहीं छोड़ना है। जैसे अगला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, नीले फूल कमल दल सी गात की श्यामता, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। अरे भाई भरोसा करो आएगा, ठीक है। आपके विजय भैया ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। अभी इनके प्रश्नों का जवाब कैसे देना है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। बहुत तरीका लेकर के आया हूँ, बहुत सही ट्रिक लेकर के आया हूँ, ठीक है, ध्यान देना। फिर अगला आपका दिख रहा होगा कोई प्यारा कुसुम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर आता है जो प्यारे मंजू, ये भी आपका डायमंड क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल, बहुत ही सटीक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनका जवाब का 2 प्रश्न तो फिक्स हो गया, ठीक है। पहचानने का तरीका बताऊंगा, अभी चिंता मत करिए, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि हमारा संदर्भ और व्याख्या गलत होने ही ना पाए। अब यहाँ पे देखिए अगला, सूखी जाति मलिन लती का जो धरा में पड़ी हो, मोस्ट इंपोर्टेंट डायमंड क्वेश्चन है, इसे कीमत पे नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। 2025 में पूछा गया है तो भी 2026 में किसी न किसी सेट में आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले पे आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 2025 में पूछा गया है, इसे भी किसी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। फिर आता है अगला, मैथिली सरल गुप्त का कैकेयी अनुताप। कैकेयी अनुताप यानी आपका याद रखिएगा पवन दूतिका, ठीक है, जो अभी मैंने बताया पवन दूतिका और कैकेयी अनुपात, ये सबसे वायरल है, सबसे वायरल है पद में, सबसे वायरल, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, बाकी सब छूट जा मंजूर है, क्योंकि डर की बात है नहीं, 2 देगा, 2 में से कोई ना कोई एक आना ही आना है, ये आपको भी पता है। तो जब हमें पता है कि 2 में से कोई ना कोई आना ही है, तो मैं सब क्यों तैयार करूंगा, मैं उन चीजों को टारगेट करूंगा जिनका वेटेज ज्यादा हो और जो आने का चांसेस बहुत ज्यादा रखता हो, डिमांडेड हो, रिपीटेड हो, ठीक है। तो इसमें आप, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, ठीक है। कैकेयी का जो अनुताप है, ठीक है, इसको यहाँ पे आपको पता है कैकेयी किसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कैकेयी का जो राम का बिछोह है, जो किसी कारणवश राम को जब वो वनवास दे देती है, ठीक है, किसके जो मंथरा होती है उसके बहकावे में आकर के, तो उसके बाद जब कैकेयी को भरत बहुत डांटते हैं, तो उसके बाद होता है ना कैकेयी जो होता है एकदम पछतावा करने लगती है, उसी के बारे में है। देखते ही पहचान जाओगे, समझ लो, ये पद जो होगा देखते ही पहचान जाओगे, तुरंत समझ लेना कि मैथिली सरल गुप्त का है। क्या है? मैथिली सरल गुप्त का है। अगला है यहाँ पे देखो, दूसरा दिख रहा है यहाँ पे, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जल के लिए कौन सा पथ है, ठीक है। किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, बहुत इजी है, याद रखना। ये सब चीजें तैयार करने में ना आसानी भी होती है, क्योंकि देखो आप रामायण वगैरह देखे होगे, रामानंद सागर का, तो उसे अगर अच्छे से देखे हो तो ऑटोमेटिक बहुत क्लियरली तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि अब आपके पास समय कम है, मैंने बोल दिया रामायण तो आप जाके रामायण खोल के देखने लगो, ऐसा मत कर देना, ठीक है। अगला ये वाला हो गया, ये उसी का हिस्सा था जो अभी मैंने दिखाया यहाँ पे, ये उसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है जो मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है। अब अगला आता है जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, बहुत ही ज्यादा, इसे भी मैं डायमंड कहूंगा, डायमंड है दोस्तों, ठीक है। सब तैयारी करने का तरीका बताऊंगा, पहले आप टिक लगा लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बस मैंने इतना बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र न देखा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा डायमंड है, ये 2026 के लिए डन कर लो, किसी न किसी सेट में आएगा 2026 में, किसी न किसी सेट में आना ही आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात, बहुत बढ़िया। अगले पे चलते हैं। जब अगले पे आओगे तो तुम्हारा जयशंकर का गीत आएगा, ठीक है। तो गीत का पहला केवल देखोगे, ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक केवल पहला भर तैयार करोगे, इससे ज्यादा तैयार नहीं करोगे गीत का, ठीक है। इससे ज्यादा तैयार गीत का नहीं करोगे, याद रखना। फिर आता है तुम्हारा श्रद्धा मनु। अब श्रद्धा मनु की तरफ अगर हम चलें, श्रद्धा मनु में, तो श्रद्धा मनु भी बहुत वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2026 के लिए किसी न किसी सेट में फिक्स कर लो, आएगा ही आएगा। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक, इसे आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ये डन कर लो कि आएगा आएगा, ठीक है। देख लेना पेपर के बाद, मैं आऊंगा शॉर्ट वीडियो में, आपको खुद दिखाऊंगा ये सारी चीजों को कि देखो जो मैंने बताया वो आया, जो मैंने बताया वो आया, ठीक है। फिर उसका 17वां जो है नील परिधान बीच सुकुमार, ये भी 2026 में आने का चांसेस भरपूर है दोस्तों, ठीक है। याद रखो
ठीक है, याद रखना, पेपर के बाद आकर के खुद कहोगे कि सर जी आप पेपर लीकर हो क्या, पेपर लीकर हो क्या सर, आप पेपर लीक करा दिए क्या। हर कुछ आपको बताया हुआ है, आएगा मेरे भाई, आएगा, बस आप जैसे कह रहा हूं वैसे देखते जाओ। फिर अगले की जब बारी आती है तो अगला आपका यहां पे है घिरे रहे थे घुंघराले बाल, इसे भी 2026 के लिए डन कर लो, ठीक है, 100% चिपकाएगा। फिर अगला आ रहा है कहा मनु ने, ठीक है, ये भी डायमंड क्वेश्चन है 2026 के लिए, 2026 के लिए डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। इतना हो गया आपका, जब इतना हो जाए तो सीधे आप आगे की ओर बढ़ जाओ, सीधे आप आगे की ओर बढ़ जाओ। फिर आ जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार, ये भी 2026 में आने का चांसेस बहुत भयंकर है, 2026 में बहुत भयंकर मात्रा में आने का चांसेस है नौका विहार का। तो यहाँ पहला वाला किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, 24वां किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो। जब इतना हो जाए आपका, जब इतना हो जाए तो इसके बाद कहाँ गया, कहाँ गया, अगला बता रहा हूं मैं आपको, बस थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ आ गया, यहाँ पे है उर्वशी, आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक ना। उर्वशी में जब जाएंगे तो उर्वशी में इसे मत छोड़िएगा, मैं नहीं गगन की लता, ठीक है ना, मैं नहीं गगन की लता डायमंड क्वेश्चन है, मैं नहीं गगन की लता डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसको भी देख लीजिएगा, ये भी डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है, दिखा। फिर अभिनव मनुष्य में जाओगे तो 40वां आपको देखना है, बस इतना ही आपको तैयार करना, इससे बाहर नहीं देखना है। 41 आज की दुनिया भी तैयार कर लेना, ठीक है, बस इतना आपको पद में तैयार करना है, फिर आपका पद पूरा तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें से नहीं पूछा जाता है, अब अथवा करके जो आएगा इनमें से पक्का कोई ना कोई टच हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, अपने भाई पे आप भरोसा रखिए। हाँ ये जरूर याद रखिएगा कि जिस पे मैंने सर्कल किया है, ठीक है, नौका विहार, और आपका कहाँ गया भैया, बता रहा हूं, आपका कैकेयी का अनुताप और आपका पवन दूतिका, इनमें से किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अब इसको तैयार कैसे करना है ध्यान से देखो, जैसे एक मैं पढ़ रहा हूं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पवन दूतिका में, देखो सबसे पहले क्या होगा ध्यान से समझो। अब तुम्हें ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो शायद कोई तुम्हें और यूट्यूब पे नहीं बताएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको करना क्या है, जैसे पवन दूतिका है, ठीक ना, आप चैट जीपीटी पे जाओगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध डालोगे और पवन दूतिका डालोगे, ठीक है। फिर इसको डालने के बाद आप बोलोगे कि 100 वर्ड में आसान भाषा में समझाओ कि इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है, तो उससे क्या होगा कि वो आसानी से समझाएगा 100 वर्ड में कि पवन दूतिका में किसके बारे में बात हो रही है। तो आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, जो राधा है, जो श्री कृष्ण चले गए हैं तो वापस नहीं आ रहे हैं, तो पवन को दूत बना करके भेजना चाह रही है और अपने संदेश को भिजवाना चाह रही है, ठीक है। इसके ऊपर में बातें की गई हैं, समझ रहे मेरी बातें, पवन दूतिका में। तो आप जैसे देखो, एक मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, ठीक है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औ न भेजो संदेशा, ठीक है। यहीं पे देखो इसका जो डार्क हिस्सा दिया ना ऐसे लाइन करके, इसी का आपको क्या करना होता है, व्याख्या लिखना होता है। तो राधिका पवन से कहती है कि नवीन मेघ जैसी शोभावान और कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर के वापस नहीं आए हैं और न ही उन्होंने वहां से कोई संदेशा भेजा है। ये हो गया इतने का, ठीक है। आगे कह रहा है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। अब राधा कह रही है कि मैं उनके वियोग में रो रो करके, श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके मैं क्या हो रही हूँ, बावली यानी पागल हो रही हूँ। क्या हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, ठीक है, बावली हो रही हूँ यानी पागल हो रही हूँ। समझ आई मेरी बातें, यहां तक क्लियर हुआ। जाकर के मेरी बस दुख कथा श्याम को तू सुना देना, कह रहा है, कह रही है राधिका, कह रही है राधिका कि जो पवन को अपना दूत बना के भेजना चाहती है, कह रही है कि तुम जाओ और उसको मेरी ये व्यथा जाकर के सुनाना कि मैं कितनी ज्यादा दुखी हूं। फिर यहाँ पे, जो ही तेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ती, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू केंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वयं को मोह लेंगी तुझे वे, ठीक है। कह रहा है कि जब तू जाएगा तो वहां पे एक मतलब कि जब तू जाएगा तो रास्ते में तेरे को छाव मिलेगी, छावनी मिलेगी, वहां मधुबन की बहुत ही सुंदर छावनी मिलेगी, तो वहां पे तू जाकर के विश्राम मत करने लगना, सीधे चले जाना, मेरी दुख को श्याम को सुनाना। तो यहाँ पे ये बातें कही गई है, 2024 में पूछा गया, 2026 में फिक्स कर ले मेरे भाई कि आना ही आना है। समझ आई मेरी बातें। तो ये आपका व्याख्या होगा, व्याख्या पे आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखना होता है आपको पता ही है, संदर्भ बता ही दिया हूं कई बार मैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब आगे बताता हूं मैं कि यहाँ पे जो चीज हो रहा है उसी के बारे में 3 प्रश्न और बना दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, राधा
किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भेजवाते? सीधे 2 नंबर मिल जाएगा। तो बताओ, पवन के द्वारा। पवन यानी वायु, हवा के द्वारा। समझ आई मेरी बातें? अगला है श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है बताओ। यहाँ पे श्री कृष्ण का सौंदर्य नवीन मेघ जैसा है, उनके नेत्र कमल जैसे। अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि नहीं? तो जो चीज यहां दिया रहेगा वही चीज में प्रश्न बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको अलग से रटना पड़ेगा। तो जितना मैंने दिया है बस आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ करके, ठीक है। उसके बाद उसकी व्याख्या समझनी है। व्याख्या समझने के बाद आपको जो अलग से 3 क्वेश्चन देता है वो व्याख्या पढ़ते पढ़ते ही आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो व्याख्या और वो 3 प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएगा। अब बचा बात संदर्भ। संदर्भ में आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसे पहचानेंगे कि वो पवन दूतिका का है, उसको क्या कहते हैं, उसको अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखे हैं, कैसे पता चलेगा? जब इसे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे यहां मैंने बता दिया कि यहाँ वियोग की बात हो रही है, राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है, बावली है, उसके ऊपर बात हो रही है, सभी पद में वैसा ही दिखेगा। और जब कैकेयी का अनुताप में आओगे तो कैकेयी के अनुताप में क्या दिखेगा आपको? कैकेयी और भरत का जो संवाद है उसके बारे में यहां मिलेगा, और क्या कहते हैं कैकेयी जो पछतावा कर रही है उसके बारे में मिलेगा। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से चीजें हैं। जितना बताया उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, बहुत मदद मिलेगा। इतना आप तैयार कर लो, इससे बाहर आपका नहीं आएगा दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ यहां तक? अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।